Hello, good morning. Welcome to Aim with Rakesh. This is Jyoti और आज हमारी सेकंड क्लास है सीडीपी की। वेट अ सेकंड, वेयर डिड आई गो? हाँ, आज हमारी सेकंड क्लास है सीडीपी की और आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट कि उसके पीडीएफ और उसका कंप्लीट लेक्चर कहाँ मिलेगा। तो उसकी जो पीडीएफ या पीपीटी है वो आपको हमारे एम विद राकेश का जो ऑफिशियल ऐप है एम कीर्ति उस पर मिलेगी। सो यू कैन इंस्टॉल एंड लुक देयर। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी से मतलब है आपका कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं। तो इसमें से कौन सा नॉट, जब भी नॉट वर्ड आए उसको माइंड में अपने आप में टिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल सभी को पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो आप इस तरह से राउंड अप नहीं कर सकते, लेकिन यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि नॉट पूछा गया है, नॉट एन एडवांटेज ऑफ आईसीटी। तो कौन सी नहीं है देखते हैं, चलिए। हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का, देखिए कुछ वर्ड्स आपके वैसे ही रहेंगे। आईसीटी का मतलब कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर तो आई थिंक कंप्यूटर ही रहेगा, और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी शायद। तो वो देखते हैं उसका कौन सा लाभ नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रिजेस द कम्युनिकेशन गैप, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन गैप होता है, आपका संचार में, आपस में बात करने में या फिर कम्युनिकेशन में जो गैप या जो खाई आ जाती है उसको भरता है। ठीक है। सेकंड है प्रमोट्स ट्रेडिशनल लर्निंग। ये ट्रेडिशनल लर्निंग को प्रमोट करता है कौन? आईसीटी। कि पारंपरिक शिक्षा जो है, पारंपरिक शिक्षा जैसे आप कह सकते हैं लेक्चर मेथड है, या जैसे आपका बोर्ड कहते हैं ना, चौक और बोर्ड मेथड जो है वो पारंपरिक शिक्षा है। उसके अलावा टाइम इफेक्टिव है। टाइम इफेक्टिव तो ऑब्वियसली है, आईसीटी से आपका टाइम सेव होता है, समय प्रभावी है। उसके अलावा एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन, ये हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी देता है, सिवाय अगर हमारे पास हम कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, तो उसके अलावा भी अगर हम कुछ सर्च करना चाहेंगे तो वो भी हमें वहाँ मिल जाता है, तो हमें अधिक जानकारी तक पहुँच जाता है। तो ये सही हो गया, अधिक जानकारी तक पहुँच जाता है, मोर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता है, समय प्रभावी है, टाइम इफेक्टिव भी है, आपका टाइम सेव करता है, और ब्रिजेस द कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप से देखिए, इसको आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड में काफ़ी सारे स्कूल्स, मोस्ट ऑफ स्कूल्स आपके क्लोज थे, तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया था कि उन्हें किस तरह से होमवर्क दें। तो उसको किस चीज़ ने सॉल्व किया है? उसको सॉल्व किया है आईसीटी से। ठीक है, आईसीटी ने। ठीक है, कैसे किया उन्होंने? टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे या व्हाट्सएप पे, या जिस तरह से ग्रुप्स बने, जिस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया, तो उस चीज़ में इसने बहुत हेल्प की है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें से आंसर क्या होगा कि ट्रेडिशनल लर्निंग को फॉलो नहीं, प्रमोट नहीं करता। ये कहता है कि आप मॉडर्न तरीके से, नए मेथड से एजुकेशन में उनको इमर्ज करके, उनको मिला के अच्छे से उसके साथ सीखें। तो इसका सही आंसर है कि ये ट्रेडिशनल लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन सेकंड है। इसमें क्या कह रहा है कि टीचर डिलीवर्ड हर लेसन प्लान in the classroom and uploaded the study material on Google Drive. Teacher and she gave the access of the link to all the students for their ease. Which type of ICT source did she use? तो इसमें क्या कह रहा है, शिक्षिका ने, एक टीचर है, उसने अपनी पाठ योजना, अपना जो लेसन प्लान था वो कक्षा में दिया, क्लास में दे दिया, और उसके बाद उसका जो अध्ययन सामग्री है, उसका जो स्टडी मटेरियल है, उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया। ठीक है, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं आपके, जो भी पीडीएफ वगैरह हैं, वो उसने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी। उन्हें उन्हें उनसे ऐसा होना चाहिए था, उनसे सभी छात्रों को, ताकि वो आसानी से लिंक से पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा किया। उसने किस प्रकार के आईसीटी स्रोत का उपयोग किया, यानी कि कौन सा ऐसा आईसीटी सोर्स है जिसका उसने यूज किया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है सोशल मीडिया। क्या उसने सोशल मीडिया का यूज किया है? यहाँ पे सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया में आप क्या जाते हैं, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया। क्या उसने इस चीज का यूज किया है? नहीं।
सेकंड है उसका ट्रेडिशनल मेथड, क्या उसने कोई पारंपरिक तरीका अपनाया है, ट्रेडिशनल जो हमारे लेक्चर्स मेथड है या फिर चॉक एंड डस्टर या फिर जो पुराने मेथड्स हैं, क्या उस चीज़ का यूज़ किया है? नहीं। थर्ड है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या उसने क्लाउड कंप्यूटिंग किया है या फिर ब्लेंड लर्निंग किया है? तो देखिए इन दोनों को राइट या रॉन्ग करने से पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली ऑन डिमांड, अगर आप डिमांड करते हैं तो ऑन डिमांड आपको अवेलेबिलिटी करा दी जाती है, आपको अवेलेबल हो जाता है क्या, डाटा स्टोरेज, आपको डाटा स्टोरेज मिलता है ऑनलाइन, ठीक है। ये आपने जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, स्टोरेज सॉरी वटएवर, स्टोरेज की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या काफ़ी सारे जो नॉर्मल फ़ोन यूज़र्स भी हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने फ़ोन में कम फ़ोटोज़, कम पिक्चर्स और ऐसी चीज़ें रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपना सारा डाटा, फ़ोटोज़ जो हैं, पीडीएफ जो है, उनको स्टोर कर देते हैं। अपना सारा डाटा कहाँ स्टोर कर देते हैं, किसी गूगल ड्राइव पे या गूगल फ़ोटोज़ में, या फिर एप्पल का फ़ोन है तो आपके एप्पल आईडी बना के उसमें उनका अकाउंट होता है, सैमसंग का है तो सैमसंग का अलग से होता है, जिसमें आपके सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं, जैसे कि कुछ आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कुछ जो फ़ोन यूज़र्स हैं या लैपटॉप यूज़र्स हैं, वो हैवी गेमिंग करते हैं या फिर टीचिंग या उनका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको फ्रीक्वेंटली उसे क्लीन या उसकी रैम को कम रखना होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपना सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन मूव कर देते हैं, ठीक है। वो मिनिमम चीज़ें अपने फ़ोन में रखते हैं, जैसे कि आपके ऐप्स हो गए या कुछ और, लेकिन जितनी भी पीडीएफ, फ़ोटोज़ या एक्स्ट्रा जो आपका डाटा है, वो सब वो ऑनलाइन मूव कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन किसी ऐप पे या किसी स्टोरेज यूनिट में उसे डाल देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, कि आप एक क्लाउड कहते हैं ना, क्लाउड का बेसिक मीनिंग होता है बादल, यानी कि वो चीज़ आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में नहीं है, वो बाहर है उससे, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग है यानी कि आप लगा सकते हैं बादल, यानी कि वो आपके आसपास घूम रही है, जब आपको वो चाहिए आप वहाँ से उसको लॉग इन कीजिए या फिर उसमें से अपना डाटा डाउनलोड कर लीजिए, उसे देख लीजिए, ठीक है। तो वो आपके पास अवेलेबल रहता है बट नॉट इन योर फोन, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लेंड लर्निंग है, ब्लेंड लर्निंग में क्या होता है, ब्लेंड लर्निंग में जैसे कि आपको इसका नाम से पता चल रहा है मिश्रित, यानी कि ये अपने आप में क्या है, मिक्स है। मिक्स है किस चीज़ का मिक्स है, डिजिटल लर्निंग का, जो जिस तरह से आप अभी पढ़ रहे हैं, आप फ़ोन में अपना यूट्यूब लगा के और पीपीटी और दिस आई एम शूटिंग इन ऑब्वियस स्टूडियो, तो इस तरह से आप जो ये पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी ऐप में जाके कोई कोर्स ले रहे हैं, या जैसे आप टेलीग्राम पे जाके ग्रुप ज्वाइन करेंगे और उसमें अगर आप पीडीएफ वगैरह आपको सब वहीं मिलती है, जैसे कि हमारा एम विद राकेश में भी है, आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सीडीपी की क्विज भी मिलती हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसे अटेम्प्ट भी किया है। तो वो सब आप क्या कर रहे हैं, डिजिटली उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बजाय कि बुक में आप एक एक कोई मॉक टेस्ट पेपर ले और फिर उनको टिक करें, उसकी बजाय आपको ऑनलाइन वो चीज़ें अवेलेबल है और आपको मिल जाता है कि आप किसी एक आंसर पे क्लिक करते हैं और आपको पता चल जाता है सही है नहीं है, आपको पेजेस पलट के देखना नहीं है पीछे आंसर उसमें बुकलेट में कि आपका आंसर क्या है। तो ये एक नया मेथड है। आप चाहे तो एम विद राकेश पे जाके जो ऑनलाइन क्विजेज हो रही हैं, आपकी टेलीग्राम पे क्विजेज अपलोड होती है सीडीपी की, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ब्लेंड लर्निंग हो गई, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, डिजिटल लर्निंग को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ, ठीक है। ट्रेडिशनल भी आप वहाँ लर्न कर रहे हैं, ट्रेडिशनली जैसे कि अब देखिए मैं स्क्रीन पे लिख भी रही हूँ और क्या नाम है, आपके वहाँ पे नोट्स भी हैं, आपके क्वेश्चंस भी हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी मिक्स है और डिजिटल भी है। ये वैसे कंप्लीटली तो इसको हम ब्लेंड लर्निंग नहीं कह सकते जो अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एक और कंडीशन होती है ब्लेंड लर्निंग की, वो ये है कि उसमें टीचर को और प्लस स्टूडेंट को सेम स्पेस में प्रेजेंट होना पड़ता है, कि यानी कि जैसे कि आप क्लासरूम में हैं, कि क्लासरूम में अगर आप प्रोजेक्टर की हेल्प से किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो सही मायने में ब्लेंड टीचिंग वही है। आप उसको पढ़ा रहे हैं, चैप्टर दिखा रहे हैं या फिर कोई पीपीटी दिखा रहे हैं या फिर उसको कोई वीडियो दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो आप और आपका स्टूडेंट वहीं क्या नाम है, उस सेम क्लासरूम में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। जो हम ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसको आप कंप्लीटली ब्लेंड लर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि ब्लेंड लर्निंग की कंडीशन होती है कि आपको टीचर और स्टूडेंट्स को सेम स्पेस में अवेलेबल होना होता है, ठीक है।
तो इस तरह से अब आप क्या समझेंगे, इसमें फर्स्ट था आपका सोशल मीडिया, क्या उसने गूगल ड्राइव पे अपने स्टडी मटेरियल को अपलोड कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने क्लाउड कंप्यूटिंग की, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें है, इट्स टेकिंग सम टाइम, इसमें है कि आर्ट वर्क्स, आपका आर्ट वर्क जो है, यानी कि आप कोई ड्राइंग की है, कोई पोस्टर बनाया है, या कोई भी आपका ऐसा कोई क्रिएटिव चीज़ है, ठीक है, आर्ट वर्क, आपकी लैब रिपोर्ट्स, आजकल आपको पता है हर स्कूल में लैब रिपोर्ट्स होती हैं, बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके अलावा रीडिंग लॉग्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ असेसमेंट, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है, आर्ट वर्क मैंने आपको बता दिया, कोई भी क्रिएटिव चीज़, कोई भी आपका पोस्टर या फिर आपकी पेंटिंग, एनीथिंग। लैब रिपोर्ट्स आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स जो होते हैं, ईयरली आपका जो हेल्थ चेकअप होता है, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी किस तरह से आपका एचबी है, या जो भी जो बेसिक्स रिपोर्ट्स होती हैं, और अगर स्पेशल केस में अगर आपकी कोई डिजीज़ है तो उसका रिपोर्ट्स, और उसके अलावा रीडिंग लॉग्स, रीडिंग लॉग्स अपने आप में क्या है, आजकल आपने देखा होगा कि डायरीज होती हैं, स्टूडेंट डायरी में एक टाइप से आप ये लगा लीजिए, स्टूडेंट डायरी टाइप से एक आपकी अलग से लॉग्स आती हैं, जो कि आपकी डिवाइडेड होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, उसमें आपका डे वाइज, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके डे वाइज आपकी रीडिंग लॉग्स, यानी कि डे वाइज आपका लॉग, यानी कि उसको मॉनिटर किया जाता है कि आज आपका दिन कैसा रहा, कि मंडे को स्टूडेंट ने इस वाले सब्जेक्ट में अच्छा किया, इस वाले सब्जेक्ट में नहीं रहा, उसने आज गेम में पार्ट लिया, तो इस तरह से वो एक समरी लिखी जाती है, पूरी डे का रिफ्लेक्शन लिखा जाता है कुछ 5 से 6 लाइन में, ठीक है, और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की भी होती हैं, पर बेसिक आइडिया आप रीडिंग लॉग का इससे समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये आपकी स्टूडेंट्स का आजकल ये मेंटेन रखने के लिए रिकॉर्ड की बच्चा वीक में हर दिन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका मंडे कैसा रहा, उसका ट्यूसडे कैसा रहा, तो इन इन रिपोर्ट्स को आजकल काफ़ी प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये इस टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं, ये कौन से असेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, कलाकृतियाँ हैं, या फिर आपकी प्रयोगशाला की रिपोर्ट है, या रीडिंग लॉग है। देखिए रीडिंग लॉग इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, मेन बात है आपको कॉन्सेप्ट समझना है, किसी चीज़ को लेकर रिगिड नहीं होना है कि हिंदी में ही होना चाहिए या इंग्लिश में ही होना चाहिए। आप लोगों ने बोला बाइलिंगुअल होनी चाहिए, सो आई एम ट्राइंग बाइलिंगुअल, पर अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आए और एनीथिंग, देन प्लीज़ लेट मी नो। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि सीसीई, ये किस किस चीज़ के एग्जाम्पल हो सकते हैं, सीसीई, सीसीई क्या है आपका, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अगर आप किसी चीज़ का ये आपको पता है, आपको काफ़ी फेमस है, तो इसमें कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन तो हम नहीं कर रहे ना, क्योंकि उस इवेल्युएशन में क्या होता है, आपकी स्टडी रिपोर्ट्स भी होती हैं, आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स भी होता है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, यानी कि आपकी गेम्स वेम सब कुछ होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उसके अलावा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट नाम से ही पता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होते हैं जो फ्रीक्वेंटली लिए जाते हैं, जैसे कि आपके यूनिट टेस्ट हैं, टर्मिनल टेस्ट हैं, ठीक है, वो टर्मिनल नहीं, आप क्लास टेस्ट लगा लीजिए, सॉरी, तो यूनिट टेस्ट या टर्मिनल टेस्ट, अगेन आई एम सेइंग टर्मिनल, सॉरी, यूनिट टेस्ट जो है या फिर आपके क्लास टेस्ट जो हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली लिए जाते हैं शॉर्ट टर्म में, उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है, रचनात्मक आंकलन। उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट, ठीक है, और सबमेटिव, सबमेटिव होता है सेशन के एंड में लिए जाने वाले योगात्मक, जिसमें आपका पूरे ईयर का, पूरे सेमेस्टर का देखा जाता है कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया, कितना लर्न किया। तो देखिए सीसीई ये नहीं है, फॉर्मेटिव भी नहीं है, उसके अलावा आपका सबमिटिव सेशन के एंड में होने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पोर्टफोलियो हुआ, कहते हैं ना बच्चे का पोर्टफोलियो दिखाइए, कि मतलब उसकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो कोई कह सकते हैं पोर्टफोलियो, लॉन्ग टाइम तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, एक टाइप से आपकी फाइल आप लगा लीजिए, एक बड़ा सी ब्लैक फाइल नहीं रखते हैं लोग कि आपका पोर्टफोलियो है, जैसे कुछ मॉडल्स रखते हैं अपनी फोटोज़ के लिए, कुछ टीचर्स अपने क्या कह सकते हैं इंटरव्यू पे लेके जाते हैं अपना पूरा पोर्टफोलियो, आपकी एजुकेशन से लेके आपके एक्स्ट्रा करिकुलर सब कुछ उसमें मेंशन होता है, तो उसी तरह से स्टूडेंट्स का भी पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर आती हैं, जिसमें आपका आर्ट वर्क, लैब रिपोर्ट और रीडिंग लॉग्स रखे जाते हैं, ठीक है। So move to the next question. Next fourth question is what is the time duration? इसमें पूछा गया है time duration of micro teaching. माइक्रो टीचिंग साइकिल का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, माइक्रो टीचिंग यानी कि आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र,
ठीक है। तो सबसे पहले इसकी टाइम ड्यूरेशन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग क्या है। देखिए, माइक्रो टीचिंग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम शॉर्ट टाइम इंटरवल में 6 to 7 मिनट्स अप्रोक्स लगा लीजिए कि शॉर्ट टाइम इंटरवल में हम शॉर्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जैसे 5 से 10 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, मिनिमम 5 से 10 स्टूडेंट्स को छोटे से ग्रुप को थोड़े से टाइम इंटरवल में हम जो स्टडी कराते हैं उसको एक रफली उसको क्या बोला जाता है, माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। और इस माइक्रो टीचिंग में जो है वो 6 स्टेप्स या 6 स्टेजेस आप कह सकते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। वो क्या है? सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप प्लान करते हो, ठीक है, अपना लेसन प्लान करते हो, जिस तरह से मैंने प्लान किया कि मैं ये क्वेश्चन आज कराने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद हम टीच करते हैं, ठीक है, टीच करते हैं जैसे कि इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद होता है फीडबैक, जो कि आपके लाइक्स या आपके कमेंट्स या उससे हमें मिलता है, ठीक है। वो आप कंटिन्यू करते रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ होता है, आप सबसे पहले कोई चीज़ प्लान करते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर उनका फीडबैक देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से फीडबैक लेने के बाद आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं या कुछ, जैसे आप लोगों ने बोला कि बाइलिंगुअल होना चाहिए तो हम लेके आए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रीप्लान करते हैं, ठीक है, नए तरीके से प्लान करते हैं। जैसे पिछली पीडीएफ अलग तरह से थी, अब अलग है, तो ये सब हम रीप्लान करते हैं। उसके बाद हम रीटीच करते हैं, जैसे कि हम आज का लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है, रीटीच करते हैं और फिर री फीडबैक लेते हैं, जिस चीज़ का वेट रहेगा हमें आफ्टर द वीडियो। आप इसे अपने फ्रेंड्स में डू शेयर करें एंड लेट अस नो, ठीक है। तो बेसिकली ये कितने 6 स्टेप हो गए, 1 2 3 हाफ एंड 3 अदर हाफ, तो 6 स्टेप्स हो गए एंड रफली मिनिमम 6 मिनट्स आप लेंगे, तो 6 to 6 36, तो ये लगा लीजिए 36 मिनट का ये साइकिल होता है। तो आंसर अब देखिए, अब आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मीनिंग समझ जाते हैं तो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, और आप अपने आप जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है 35, 30, 36, 40, तो कौन सा आंसर होगा? 36 मिनट ऑफकोर्स, ठीक है। इसके बाद है सेकंड, सेकंड है आपका एट व्हाट स्टेज, एट व्हाट एज चाइल्ड स्टार्ट बैबलिंग, कि ऐसा बच्चा किस उम्र में, ऐसी कौन सी उम्र होती है, कौन सी एज होती है जब चाइल्ड बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके ऑप्शन है देखिए 1 मंथ, 1 मंथ का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ क्राई या कुनिंग ही करता है, वो रोता है या फिर वो होता है ना कुकू, इस तरह से कुनिंग वाली आवाज आती है उसकी, तो वो बैबलिंग स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। ये आपका एलिमिनेट हो गया। 1 ईयर, 1 ईयर का बच्चा आई थिंक कुछ वर्ड्स और 1 वर्ड सेंटेंस तक पहुंच जाता है, सॉरी 1 वर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। बचता क्या है? 6 मंथ एंड 6 to 12 मंथ। तो देखिए 6 मंथ, इसका आंसर सही है 6 मंथ। कैसे? लेट मी टेल यू। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया 0 to 2 ईयर, 0 to 2 मंथ की जो स्टेज है वो आपकी होती है क्राई वाली, क्राई या कोनिंग की, ठीक है, रोना, इसमें बच्चा मोस्टली रोता है, ठीक है, उसी तरह से वो कम्युनिकेट करता है। उसके बाद एज आपकी स्टेज आती है सेकेंड, जो कि आती है 3 to 5 मंथ की। उसमें क्या करता है, वो सिंगल स्पीच करता है, ठीक है, वो सिंगल कोई चीज, एक सिंगल साउंड निकालेगा, जैसे म, म, सिर्फ म, यानी कि सिंगल वर्ड बोलेगा, ठीक है, या ब, तो वो सिंगल बोलेगा, ब 2 बार नहीं बोलेगा। तो उसके बाद 5 मंथ के बाद जो ये 6 to 7 मंथ की जो स्टेज होती है ना, ये थर्ड होती है, और इसमें वो इन जो सिंगल स्पीच जो बोल रहा था, एम ए माँ, ये माँ जैसे कहते हैं ना, बच्चा सबसे पहला वर्ड माँ बोलना स्टार्ट करता है, तो 3 to 5 मंथ। हालांकि आजकल बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और उनका काफ़ी डेवलपमेंट जो है एवरी 10 ईयर, आपको पता है बच्चे मोर इंटेलिजेंट एंड मोर कैचिंग होते जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्ड उसने जैसे बोला, फर्स्ट सिंगल स्पीच साउंड कब से स्टार्ट किया? 3 to 5 मंथ। तो 6 to 7 मंथ में क्या करेगा? वो बैबलिंग करेगा, ठीक है, वो इन वर्ड्स को मिक्स करना स्टार्ट कर देगा, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, रिपीट, जिसमें वो सेम वर्ड को रिपीट करेगा, ब ब ब ब, तो एक ही चीज को रिपीट करेगा। म रिपीट कर रहा है तो वो म ही करेगा, ठीक है। ये रिपीटिंग होगी, मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग से अगली स्टेज है जिसमें वो ब और म को मिक्स करना सीख जाएगा, ठीक है। तो 6 to 7 मंथ की जो स्टेज होती है, ठीक है, 6 to 7 मंथ की जो स्टेज आई वो हमारी बैबलिंग की है, जिसमें एक ही वर्ड को बच्चा क्या करता है? रिपीट करता है, ब ब ब। तो इसका आंसर हो गया आपका 6 to 7 मंथ। इससे जो अगली स्टेज होती है, जो आपकी 8 to 12 मंथ्स की रहेगी, उसमें वो क्या करता है? उसमें वो मिक्स करके बोलना स्टार्ट करता है, जैसे ब ब, ब म, इस तरह से वो 2
साउंड्स को, दो वर्ड्स को मिक्स करके बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कब क्या हुआ, 6 मंथ हुआ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ICT टूल। तो आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आपका मॉडर्न टूल कौन सा नहीं है इसमें से। फर्स्ट है ओवर द हेड प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर से आजकल आप स्टडी करते हैं, स्कूल्स में भी होती है और आपके ये स्टडी मार्केट में तो होती है। उसके अलावा सोशल मीडिया भी आपका एक ICT टूल ही है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम पे भी होते हैं, इंस्टा पे भी होते हैं, तो इन सब पे जाके ज्वाइन कीजिए हमें इफ यू लाइक। ओके, एंड उसके अलावा न्यूज़पेपर है और टेलीविजन है। देखिए टेलीविजन भी अपने आप में एक ICT टूल ही है, इसके थ्रू हमें न्यूज़ मिलती हैं और यानी कि अपने आप में एक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, नॉट ओनली दैट स्टडी, तो इसके थ्रू हमें न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ओवर द हेड प्रोजेक्टर है, सोशल मीडिया भी अपने आप में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टूल है और टेलीविजन भी है। तो क्या नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर टूल नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद 7th क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज एबल टू एक्वायर हिज मदर टंग। एक बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा किसके द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, अपनी मदर टंग कैसे सीखता है। Oh my god, battery is low. How is that possible? Just give me a second. I need to stop this and let me come back in a second or so. This is uncomfortable. ओके, तो चाइल्ड की जो आपकी मदर टंग होती है, मदर टंग यानी कि बच्चा जो अपने आसपास के परिवेश से सीखता है। ठीक है, आपके जैसे लगा लीजिए कि अगर आप राजस्थान में पैदा हुए हैं तो आपकी मदर टंग क्या रहेगी, राजस्थानी रहेगी। लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर ये हो जाता है कि जैसे कि आप राजस्थान में भी अलग अलग प्लेसेस हैं, जैसे कि आपका मेवाड़ है, मारवाड़ है या फिर जोधपुर है, तो आप जहाँ से होंगे आपकी लैंग्वेज और मदर टंग जो है वैसी ही होगी। जैसे मारवाड़ से हैं तो मारवाड़ी होगी और मेवाड़ से हैं तो वैसे होगी। तो ये पूछ रहा है कि अपनी मदर टंग बच्चा कहाँ से एक्वायर करता है। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर्स। इसमें फर्स्ट है फॉर्मल वे, किस तरह से सीखता है, फॉर्मल वे से सीखता है। फॉर्मल हो गया कि आप उसको कोचिंग दिला रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किस तरह से उसके आप उसको मदर टंग अपनी मातृभाषा को उसे फॉर्मल वे में सीखने की जरूरत है। औपचारिक तरीका नहीं। स्कूलिंग, क्या स्कूल में जाके बच्चा मातृभाषा सीखता है। स्कूल में जब जाता है बच्चा तो उसकी एज जो है वो 5 ईयर या आजकल 3 ईयर से आपकी नर्सरी KG और ये सब स्टार्ट हो जाता है, 3 ईयर होता है, तब तक उसको बोलना आता है, वो अपनी मदर टंग मातृभाषा सीख चुका होता है। तो ये आंसर भी आपका नहीं है। इसके बाद है आपका इनफॉर्मल वे, अनौपचारिक तरीका। ठीक है, ये सही लग रहा है, पर अगला और देख लेते हैं। इसके अलावा रूल्स और नियम। देखिए स्टार्टिंग में जब बच्चा घर से बोलना सीखता है तो उसको रूल्स या नियम्स नहीं बताए जाते, वो क्या कहते हैं, सहज ही सीख जाता है। ठीक है, वो एक इनफॉर्मल वे में आसानी से सीख जाता है, उसको ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट और एज ए लैंग्वेज उसको स्कूल में जाके पढ़ाया जाता है, तब जाके उसको रूल्स का पता चलता है। लेकिन उसकी मदर टंग और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इनफॉर्मल वे में उसके घर में अपने मम्मी पापा से, अपने नेबर से वो पहले ही हो चुका होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी आपका। ठीक है, इसके बाद है 8th असेसमेंट लाइक यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट फॉल्स अंडर। ऐसे असेसमेंट या आंकलन, यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट, ठीक है, का आंकलन किसके अंतर्गत आता है, या मूल्यांकन कह सकते हैं आप। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव यानी कि आपका फ्रीक्वेंट होने वाला। ठीक है, पोर्टफोलियो असेसमेंट, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पोर्टफोलियो में सब कुछ आपका इकट्ठा किया जाता है, आपके आर्ट वर्क से लेके आपके रीडिंग लॉग्स और लैब रिपोर्ट्स तक, तो वो तो ये बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा सबमेटिव देखिए इन दो के बीच का डिफरेंस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, अभी भी बता रही हूँ कि फॉर्मेटिव इसके फर्स्ट वर्ड से, रूट वर्ड से ही ले लीजिए। फॉर्मल यानी कि फ्रीक्वेंट यानी कि जल्दी से, और जैसे आपने पढ़ा है 2 चैप्टर या 4 चैप्टर या एक यूनिट कंप्लीट होती है उसका यूनिट टेस्ट होगा, तो फ्रीक्वेंटली हो रहा है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंटली उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उसका आंकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो रचनात्मक आंकलन इसका आंसर होगा। सबमिटिव होता है सेशन के एंड में।
ठीक है, इसको आप ये लगा लीजिए सेशन के एंड में, जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं या टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, तो वो इसमें आते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक यानी कि पूरे सबका सम टोटल या योग निकाल के कि आपने कितना सीखा, तो वो इसमें आएगा। तो यूनिट टेस्ट तो वो नहीं है, क्लास टेस्ट भी आपका योगात्मक नहीं है, पोर्टफोलियो भी नहीं है, तो क्या हुआ, ये आपका रचनात्मक आकलन हुआ, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसके बाद है 9th, विच स्टेज इन चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू होलोफ्रेस्टिक स्टेज। तो ये कहता है कि होलोफ्रेस्टिक स्टेज किसे कहते हैं। ठीक है, नया वर्ड है, इसको भी सीखेंगे। तो ऑप्शंस है आपके 1 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज, या सेंटेंस मेकिंग स्टेज और कंबाइनिंग वर्ड स्टेज। तो देखिए इसके लिए इसका आंसर है 1 वर्ड स्टेज, क्योंकि आपका जो होलोफ्रेस्टिक स्टेज है उसका ही सेकंड नेम है 1 वर्ड स्टेज। ये स्टेज जब बच्चा 1 वर्ड फॉर्मेशन सीख जाता है, यानी कि एक शब्द चरण, एक शब्द को वो बोलना और एक शब्द का यूज करना अच्छे से सीख जाता है, उसको होलोफ्रेस्टिक स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी में सेम ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो 2 वर्ड स्टेज है इसका भी एक अदर नेम है जिससे हम कहते हैं टेलीग्राफिक। ठीक है, टेलीग्राफिक स्टेज होती है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा जो है एक वर्ड बोलना सीखता है 1 वर्ड स्टेज, तो सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी, होलोफ्रेस्टिक स्टेज। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। और इसके बाद 2 वर्ड फॉर्मेशन, 2 वर्ड बोलना सीखता है, 2 शब्द चरण आता है। ठीक है, वो कौन सा हो गया आपका, टेलीग्राफिक सेकेंड। उसके बाद आता है कंबाइनिंग वर्ड्स, सेंटेंस मेकिंग बाद में आता है, उसके बाद कंबाइनिंग वर्ड्स स्टेज आती है 3rd, और उसके बाद 4th में वो सीखता है सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, वाक्य निर्माण, सबसे पहले एक शब्द सीखेगा, फिर 2 शब्द सीखेगा, उसके बाद उन शब्दों का संयोजन, शब्दों का योग करना, ठीक है, उनको मिक्स करके पढ़ना। ठीक है, वो चीज सीखेगा, शब्दों को किस तरह से कंबाइन करते हैं, और उसके बाद वो सेंटेंस मेकिंग सीखता है, वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे एक शब्द सीखा उसने माँ, सिर्फ माँ ही सीखा, उसके बाद माँ पानी, छोटा बच्चा होता है तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलता, वो ऐसे ही क्या नाम है, सिर्फ 2 वर्ड से उसका काम चल जाता है और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट इतना ही होता है, तो वो 2 वर्ड स्टेज तक रहता है। ठीक है, जब बड़ा होता है तब वो वर्ड्स को मिक्स करके और कंबाइन करके सीखता है, माँ पानी देना, तो उसने 3 वर्ड अपने कंबाइन कर लिए। ठीक है, और उसके बाद वो सेंटेंस मेकिंग के स्टेज में आता है कि माँ मुझे पानी देना। ठीक है, वो आपका कंप्लीट उसने एक सेंटेंस फॉर्म कर लिया, एक वाक्य का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट हुई आपकी होलोफ्रेस्टिक स्टेज, 1 वर्ड, एक शब्द चरण, उसके बाद टेलीग्राफिक, देन कंबाइनिंग वर्ड, देन सेंटेंस मेकिंग। उसके बाद आपका 10th है द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज स्किल मस्ट बी, कि आपकी सेकेंड लैंग्वेज जो है, दूसरी भाषा का जो कौशल है उसका विकास होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखते हैं कैसे होना चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटीग्रेटेड मैनर में। ठीक है, इंटीग्रेटेड एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है चीज़ों को मिला करके कंबाइन करके पढ़ना। ठीक है, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड वे से हुआ, जैसे कि मान लो आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो या सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी, सेकंड लैंग्वेज आप सीख रहे हो, तो फर्स्ट लैंग्वेज आपको पहले से आती है, मान लीजिए आपको हिंदी पहले से आती है, हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हिंदी के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके इंग्लिश को पढ़ेंगे। ऐसे कई क्लासेस में आप ये लगा लीजिए, आप फर्स्ट क्लास में गए, हिंदी आपका पहले से आपका मातृभाषा, आपकी मदर टंग, फर्स्ट जो आपकी लैंग्वेज है वो आपने सीखी हुई है, उसके बाद आप इंग्लिश सीखते हैं, तो अगर वहाँ पे टीचर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सब कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, तो क्या आप सीख पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको इंटीग्रेटेड मैनर से सिखाना पड़ता है, यानी कि आपको हिंदी को भी साथ लेके चलना पड़ता है, आपके कॉन्सेप्ट को वहाँ से ज्वाइन कराना पड़ता है। जैसे कि आप ए सीखते हैं, ए सबसे पहले इंग्लिश में आप अल्फाबेट सीखते हैं जिसमें ए सीखते हैं, तो ए के आपको पता होगा स्टार्टिंग में एक कलरफुल बुक आती है। ठीक है, जिसमें ए के साथ एप्पल बना हुआ होता है, आपके मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगी, तो यहाँ पे एप्पल बना हुआ होता है। ठीक है, एप्पल की पिक्चर होती है, उसके बाद उसके नीचे लिखा होता है एप्पल, और एप्पल माने सेब। ठीक है, तो वो यहाँ पे उस चीज को कंबाइन करके दिखा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं उस चीज के साथ। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है और जो आप सीखने वाले हैं उनको मिला करके सिखाना है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, उसके बाद होता है सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल मैनर में क्या होता है, सीक्वेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, इंग्लिश में भी सीक्वेंस यानी कि क्रम से, और हिंदी में भी अनुक्रमिक यानी कि क्रम के द्वारा।
ठीक है, कोई चीज़ है स्पेशली लैंग्वेज जो है वो, जैसे कि हमने ऊपर देखा होलोफ्रेस्टिक स्टेज थी, उसके बाद वन वर्ड स्टेज थी, उसके बाद टू वर्ड टेलीग्राफिक, उसके बाद आपकी कंबाइनिंग वर्ड आई। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ये अपना अपना एक सीक्वेंस होता है, तो बच्चा सीक्वेंस में ही सीखता है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी है आइसोलेशन। देखिए आइसोलेशन में तो आपका कोई लैंग्वेज डेवलप हो ही नहीं सकता। आइसोलेशन में तो आप क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप मोगली बन जाएंगे, जैसे मोगली जंगल में रहता था, आसपास कोई आपके क्या नाम है ह्यूमंस नहीं थे, तो क्या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ? वो पॉसिबल नहीं है। अलग रह के बिल्कुल आप कोई जब किसी से बात ही नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना सर हमारी इंग्लिश वीक है, तो जब आप इंग्लिश में किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो वो डेवलप कैसे होगी? तो आइसोलेशन में तो पॉसिबल नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। उसके अलावा फर्स्ट बच गया इंटीग्रेटेड। देखिए अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज कोई भी सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश बैकग्राउंड से है और उसको हिंदी सीखनी है, या फिर फॉरेन कोई स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश जिसको आती है, जर्मन सीखनी है, तो कोई भी सेकंड लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड सीखना ज़रूरी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट से उसको लिंक करके, और सीक्वेंशियल तो हर लैंग्वेज होती है, चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हो, आप अपनी मातृभाषा सीख रहे हो, ठीक है, उसमें भी सीक्वेंस रहता है। तो इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज से क्या मतलब है? ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज, देखिए इंग्लिश में डिफिकल्ट साउंड कर रहा है, कभी कभी बाइलिंगुअल आपको हेल्प कर देता है। तो देखिए हिंदी में क्या है, स्थानीय भाषा का संदर्भ, कि स्थानीय भाषा क्या है? ऑप्शंस, हिंदी, क्या सभी की स्थानीय भाषा हिंदी हो सकती है? खुद सोच के देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके कॉमन सेंस से भी सॉल्व होते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड, दूसरी भाषा, सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद है डायलेक्ट्स, यानी कि आपकी जो बोलियां होती हैं, और फर्स्ट लैंग्वेज, पहली भाषा। देखिए जिस स्थान पे आप पैदा हुए हैं, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा होगी वो क्या होगी? वो आपकी मदर टंग, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज ही होगी। ठीक है, ये आपको उसी से पता लग जाता है। वर्नाकुलर लैंग्वेज, इसको अगर आप इंग्लिश में इसका रूट मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो वर्नाकुलर लैंग्वेज को कई बार हम नेटिव लैंग्वेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपकी नेटिव लैंग्वेज, आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, जहाँ जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आपने सीखी है, जहाँ के आप हो, जो आपकी स्थानीय भाषा है। ठीक है, आजकल आपको पता है हिंदी को लेके, हिंदी को वर्नाकुलर लैंग्वेज कभी मत कह दीजिएगा। हिंदी को वर्नाकुलर लैंग्वेज एक्चुअली कुछ स्टेट्स में कहा जा सकता है स्थानीय भाषा, लेकिन आप देखिए जैसे आप उत्तर प्रदेश को लगा लीजिए, वहाँ हिंदी बोली जाती है, लेकिन अलग अलग, जैसे अलग अलग कह सकते हैं स्थान है, ब्रिज है, वहाँ पे ब्रिज बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है, तो हिंदी के भी अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो हर स्थान पे वो थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी को जैसे आपको पता है अभी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि नेशनल लैंग्वेज है कि नहीं, तो हमें कंट्रोवर्सी या इन सब चीज़ों में नहीं होना चाहिए। कभी आपको पता है स्टार्स है, कभी अजय देवगन है, कभी कोई कन्नड़ा के स्टार है, या कोई साउथ स्टार्स है, वो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो हमें उस चीज़ में नहीं जाना। हमें अपनी इन्फॉर्मेशन या एग्जाम के अकॉर्डिंग ये लिखना है कि हिंदी, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है कि नहीं, राष्ट्रीय भाषा है कि नहीं, तो आप में से कितने बता सकते हैं कि ये है या नहीं है? हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें फैक्ट्स पे, और एज ए क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेक्ट होगा उसके प्रोस्पेक्टिव से देखना है। तो राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी नहीं है, आपकी राजभाषा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन भी उठा के देखेंगे, संविधान में भी ये लिखा हुआ है, हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको पता है प्रूफ चलते हैं हमारे, जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन को मार्क करना है, उसका क्या कहते हैं, उसमें अगर उसको चैलेंज करना है तो आपको प्रूफ चाहिए होता है। तो कोई भी चीज़ कंट्रोवर्सी या किसी चीज़ की वजह से नहीं बोली जाती जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, राजनयिक भाषा है और राष्ट्रभाषा नहीं है। और ऐसा कब बोला गया था? ये बोला गया था आपकी 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, आज़ादी के 2 साल बाद। तो 14 सितंबर को आपको पता है हिंदी दिवस भी होता है, इसीलिए होता है क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और वो भी इसीलिए घोषित किया गया था क्योंकि उसको राष्ट्रभाषा घोषित करने को लेके, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ अगर आप ऐड कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं, उनको आपकी ये क्या होता है, असेंबलीज में जाना होता है। ठीक है, वहाँ से पास होना होता है। तो वहाँ पे भी जैसे आप ये लगा लीजिए, साउथ आपकी क्या कहते हैं स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, आपका
भी कर्नाटक है, आंध्रा है, तो यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो वो इसी चीज़ को लेके अगेंस्ट थे। इसी वजह से उसे उस टाइम भी 1949 में भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला था, उसे राजभाषा ही कहा गया था, और आज भी यही है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 12 पे। एट वट एज डज द चाइल्ड डेवलप हिज फ्लुएंट स्पीच विद नो एरर्स। ठीक है, यानी कि किस उम्र में बच्चा बिना किसी त्रुटि के, देखिए इसमें दो हैं, एक तो बच्चा फ्लुएंट बोलना सीख जाए, धारा प्रवाह बोलना सीख जाए, कि वो फ्लुएंटली बोले जा रहा है, सही बोल रहा है कि गलत वो पता नहीं है, लेकिन लगातार बोले ही जा रहा है। ठीक है, तो वो छोटा बच्चा कहते हैं ना बड़बड़ाना, या फिर एक छोटा बच्चे की जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, जैसे कि मैं अभी लेक्चर कंप्लीट करने के लिए बोल रही हूँ। तो फ्लुएंटली बोलना और धारा प्रवाह बोलना अलग होता है, और विदाउट एरर्स और बिना किसी त्रुटि के उसका बोलना अलग होता है। ठीक है, तो इस भाषा का विकास कब हो जाता है, किस उम्र में हो जाता है? 11 ईयर, 12 ईयर, 8 to 12 ईयर और 14 ईयर। तो देखिए इसका सही आंसर है 12 ईयर। इसमें काफ़ी सारे आपके क्या नाम है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कोई एक डेफिनेट ईयर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो आपकी आंसर्स बुक में या फिर जो आपका क्या नाम है स्टैंडर्ड माना जाता है, वो आपका 12 ईयर ही माना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तब उसे 12 ईयर ही करेंगे। ठीक है, वैसे 11 to 12 ईयर होता है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लुएंटली 11 में सीख जाता है, लेकिन विद नो एरर्स इसको 12 ईयर ही कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो आप इसे ही आंसर करेंगे। उसके बाद है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशनल सर्विसेज। कि इनमें से नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपग्रह यानी कि आपका सैटेलाइट जो है विशेष रूप से शैक्षिक सेवाओं में यानी कि सिर्फ एजुकेशनल सर्विसेज के लिए पूरी तरह समर्पित है, कौन सा? ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश में ही लिखे हैं क्योंकि इनका हिंदी रूपांतरण भी आपका इसी तरह से होगा, EOS, तो उनको लिखना और टाइम वेस्ट करने का वो नहीं है, आपको समझना चाहिए, इनको मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका EOS। EOS बेसिकली क्या है, जैसे जैसे आपको इनकी फुल फॉर्म पता होंगी या इनके बारे में पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। तो देखिए EOS क्या होता है, बेसिकली आपका अर्थ का ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है ये। ठीक है, अर्थ का ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है जो कि बेसिकली आपका वेदर कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है, वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ आपका। उसके अलावा है EMISTA। तो EMISTA अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EM देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। ठीक है, और ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया है, ये DRDO के लिए बनाया गया है। DRDO आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली डिफेंस क्या नाम है उस सेवाओं के लिए, जैसे यूज किया सेवाओं के लिए समर्पित है, और पहले वाला वेदर कंडीशंस आपके वो ज्योग्राफिकल चीज़ों के लिए। उसके बाद थर्ड है आपका GSTA। STA यहाँ पे सैटेलाइट के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे भी तो GSTA हो गया आपका, ये जियो स्टेशनरी है। ठीक है, जियो स्टेशनरी से लगा लीजिए आप, ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, सेंटर के अर्थ में, सॉरी, जियो स्टेशनरी यानी कि ये आपका कम्युनिकेशन के लिए होता है, यानी कि आपका डिजिटल या फिर आपका डिजिटल ऑडियो है, या आपका वीडियो है, या फिर आपका डाटा ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है वो GSAT ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एजुसेट। देखिए एजुसेट वैसे आपने सुना होगा, स्कूल में भी कहते थे कि आपका एजुसेट रूम है, या फिर कुछ कॉलेजेस में भी ये इम्प्लीमेंट हुआ था कि आपको एजुसेट के थ्रू आपकी क्लासेस लेनी है। लेकिन इसका मीनिंग आप यहाँ समझेंगे, जिनको ऑलरेडी पता है वेल एंड गुड, लेकिन नहीं पता है उनके लिए EDU एजुकेशन सैटेलाइट है ये। ठीक है, और ये हमारे इसरो ने ही लॉन्च किया था, कब? 20 सितंबर 2004 में। ठीक है, 20 सितंबर 2004 को ये लॉन्च हुआ था, और ये जो है ये फर्स्ट एजुकेशनल कंप्लीटली डेडिकेटेड सैटेलाइट है, सिर्फ एजुकेशन के लिए ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये 2-वे कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कराता है, 2-वे कम्युनिकेशन क्लासरूम में। ठीक है, जिसमें एक आपका टीचर कहीं से पढ़ा रहा होता है और आप उसको एजुसेट रूम में बैठ के उस सेटअप से, उस सैटेलाइट के थ्रू उसे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। उसके बाद आपका 14th है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्वायरिंग अ लैंग्वेज। आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, भाषा प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसका सही क्रम क्या हो सकता है? ठीक है, इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ठीक है, सुनना,
पढ़ना, बोलना, लिखना। इसी तरह से ये है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, और इसी तरह से पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। तो देखिए इसमें आपका जो सही सीक्वेंस होता है वो होता है आपका लिसनिंग। सबसे पहले आप सुनते हैं, फिर बोलते हैं, स्पीकिंग आता है आपका, उसके बाद आप पढ़ते हैं, रीडिंग आता है, और उसके बाद आपका राइटिंग आता है। ठीक है, ये LSRW, ये वैसे स्टूडेंट्स को याद रहता है, जिन्हें नहीं पता वो बता दो। इसका सही सीक्वेंस ये होता है, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए छोटा बच्चा जब होता है तो सिर्फ सुनता है, उसे बोलना नहीं आता, उसका वन वर्ड या बैबलिंग भी स्टार्ट नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है। उसके बाद वो बैबलिंग और बोलना स्टार्ट करता है। उसके बाद जब वो स्कूल्स में जाता है तो सबसे पहले पढ़ना सीखता है कि क्या लिखा हुआ है, ये ये ए है, ये क ह, उन चीज़ों को पढ़ना और रिकॉग्नाइज करना सीखता है। उसके बाद वो लिखना सीखता है। तो सही सीक्वेंस हमारा ये होता है। इसमें भी ये जो स्किल्स हैं, इसमें क्या होता है, इनको भी डिवाइड किया गया है अलग अलग में। जैसे कि आपका LSRW है, तो इसमें से आपका जो लिसनिंग स्किल्स है और जो रीडिंग स्किल है, इन दोनों स्किल्स को रिसेप्टिव स्किल्स कहा गया है, क्योंकि इनको आप रिसेप्टिव या पैसिव, हिंदी में बताएं तो पैसिव क्या होता है, सुस्त, जो आप क्या कहते हैं, एक तरह से सुस्त ही होता है। ठीक है, जिनको आप निष्क्रिय हो गए, सॉरी निष्क्रिय कह सकते हैं, वो तो आपका मतलब उस तरह से होगा ना, फॉर्मल हिंदी में निष्क्रिय रहेगा, ये तो इनफॉर्मल है। निष्क्रिय, निष्क्रिय वे से आप ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय कौन से हुए, ये लिसनिंग और रीडिंग को निष्क्रिय मान रहा है, क्योंकि उसमें जैसे अभी आप बैठे हैं, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं वीडियो को और सिर्फ जो स्क्रीन पे लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, तो आप एक पैसिव लर्नर हैं। ठीक है, आप निष्क्रिय लर्नर है, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको साथ साथ उसको रिवाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं या राइट कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप एक एक्टिव लर्नर हैं और आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव लर्नर है। ठीक है, इसलिए प्रोडक्टिव स्किल रहेंगी कौन सी, स्पीकिंग, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, और राइटिंग, इफ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स अगर लिख रहे हैं, तो ये आपकी रहेगी प्रोडक्टिव यानी कि एक्टिव स्किल। ठीक है, प्रोडक्टिव एंड एक्टिव स्किल। और इसके अलावा जो आपका सिर्फ लिसन और रीडिंग जो है वो आपकी पैसिव स्किल के अंदर आई। ठीक है, उसके बाद 15th है, इफ द टेस्ट रिजल्ट आर कंसिस्टेंट, अगर कोई किसी टेस्ट का, किसी परीक्षा का या परीक्षण का परिणाम जो है वो सुसंगत रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, लगातार वही रहता है, इट विल बी टर्म्ड एज, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या कहा जाएगा। इसमें फर्स्ट है आपका वैलिड टेस्ट, क्या उसे हम वैलिड टेस्ट कहेंगे। रिलायबल टेस्ट, क्या उसे विश्वसनीय रिलायबल टेस्ट कहेंगे, वैलिड यानी कि वैध, वैध टेस्ट कहेंगे। उसे सब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे, व्यक्तिपरक परीक्षण, या फिर उसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो देखिए सबसे पहले वैलिड टेस्ट, वैलिड कब होता है, आप कहते हैं ना हमने इस चीज़ को वैलिडेशन दिया है या आप उस एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि आपके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं और उसमें बोला जाता है कि सिर्फ बीएड वाले ही एलिजिबल होंगे, बीएड वाले ही वैलिड होंगे जिनकी बीएड कंप्लीट होगी। या फिर जैसे आपको सीटेट में आपको पता है, सीटेट में जैसे कहा जाता है कि जैसे आपका 150 का होता है और उसमें अगर आपने 90 मार्क्स ले लिए तो आपका टेस्ट वैलिड माना जाएगा, आपने उसको क्वालिफाई कर लिया। तो जो चीज़ कही जाए, जिस चीज़ के लिए टेस्ट बनाया गया है, अगर वो उसी चीज़ को मेजर कर लेता है तो उसे वैलिड कहा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आज एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गई तो हम इसे इसके बाद वो करेंगे। सो प्लीज़ बी सीटेड एंड कंटिन्यू। सो वैलिड टेस्ट कब कहा जाता है, जिस चीज़ को मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया गया है और वही आप अगर आपने मेजर कर ली है एक्यूरेटली तो उससे वैलिड कहा जाएगा। यानी कि अगर आपको बोला था कि सीटेट आपका 90 मार्क्स या इससे ऊपर ले आएंगे, क्लियर हो जाएगा, और आपने कर लिया है, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिलायबल, रिलायबल टेस्ट यानी कि विश्वसनीय। कोई चीज़ विश्वसनीय कब कही जाती है, या कोई इंसान भी विश्वसनीय कब कहा जाता है, वो तब कहा जाता है जब आप कहते हैं ना कि इंसान तो बहुत रिलायबल है, इसने आज तक कभी मुझे क्या कहते हैं धोखा नहीं दिया है या कभी मेरी किसी बात को टाला नहीं है। तो रिलायबल टेस्ट के कंडीशन में तब आता है जब उसमें कोई एरर नहीं होता, नो एरर, जब आपको कोई एरर नहीं मिलता। ठीक है, तो उस चीज़ को विश्वसनीय कहा जाता है। उसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट, आपको पता है सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिपरक टेस्ट वो होते हैं जिनमें आपको आंसर्स राइट करने पड़ते हैं, जो आपका रिटर्न एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आपको पता है एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा कि कोई अगर कंसिस्टेंट रहा है, ठीक है, लगातार टेस्ट का रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहा है, सुसंगत रहा है, यानी कि कांस्टेंट रहा है, तो क्या रहेगा, जिसमें कोई एरर नहीं रहा है, तो उसको हम रिलायबल कहेंगे। तो इसका आंसर है रिलायबल। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइए।
और इसकी ये वाली पीपीटी और जो प्रीवियस पीडीएफ है ये सभी आपको एम कीर्ति ऐप पे मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इसी के अलावा इस तरह से आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मिक्सड अप क्वेश्चंस जो हैं हर कॉन्सेप्ट के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, एम विद राकेश पे ही, तो वहाँ भी जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।